हमारे भारतवर्ष में अभी का जो करंट इंसिडेंस है वो हर 20 में से एक महिला को कैंसर होने की संभावना है। थायराइड हार्मोन जो ये सब बीमारी हाइपोथायराइडिज्म और आयोडीन डेफिशिएंसी जो बोलते हैं जिसमें घेंगा हो जाता है, ये सब आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता था। बाल झड़ना या थकान लगना, मरीज के ऊपर स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पाता, ऐसे हो जाता है, बिल्कुल फूला जैसा उसकी बॉडी लगती है, तो ऐसे हाइपोथायराइडिज्म जिसको हमें गांठ और कैंसर में पहले डिफरेंस पता करना होगा। गांठ जो होती है वो कैंसर हो सकती है और वो कैंसर नहीं भी हो सकती। क्योंकि देखिए बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स या हेवी मेटल्स होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा केमिकल्स, डाइज जो यूज कर रहे हैं, ये केमिकल्स उसमें जो है वो केमिकल्स कई तरह के कैंसर को करते हैं। कैंसर इस समय सबसे भयानक बीमारी बन चुकी है। इस समय हम मौजूद है वेदांता में, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। सर, हम जानना चाहेंगे सर, ये कैंसर जो है किस तरह से मतलब लोगों को जकड़ रहा है, बढ़ रहा है? देखिए, कैंसर में हम यहाँ पे ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जरी के जो कैंसर्स होते हैं उनसे डील करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक रियली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और साथ में एंडोक्राइन सर्जरी में हमारे पास जो ज़्यादा कैंसर्स आते हैं वो थायराइड कैंसर के होते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर के मैं बारे में मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा आपके माध्यम से। ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है और हमारे भारतवर्ष में अभी का जो करंट इंसिडेंस है वो हर 20 में से एक महिला को कैंसर होने की संभावना है। सो विदेशों से ये अभी भी कम है जहाँ पे कि हर 9 में से एक महिला को होने की संभावना रहती है। सो डेफिनेटली हमें कैंसर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा और हर एक मनुष्य को उसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम में को अवेल करना चाहिए। जी। गाँव देहात में जो औरतें होती हैं वो थोड़ा-सा कम जानकारी होती है, तो उनको लिए फिर क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? देखिए, एक ही चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कैंसर की प्रिवेंशन के लिए वो है आपको उसमें जागरूकता फैलानी चाहिए। आपके माध्यम से हम भी अभी जागरूकता ही फैला रहे हैं। सो हर एक लेडी को जो सरपंच है उनके थ्रू गाँव में भी हमें प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे ताकि उन्हें पता चले कि क्या-क्या सिम्पटम्स है कैंसर के। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अगर हम देखें तो जो कॉमन सिम्पटम्स रहते हैं, कॉमनेस्ट सिम्पटम जो रहता है, वो रहता है ब्रेस्ट में एक गाँठ होना। लेकिन आपको ये बता दूँ कि अगर एक लेडी को ब्रेस्ट पे गाँठ है, उसका मतलब हुआ कि उसको काफ़ी देर से वो ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, जिसमें 300 से 700 दिन तक हो सकता है। उसके बाद ही गाँठ आती है। तो हम दूसरे जो सिम्पटम्स होते हैं, वो होते हैं निप्पल में से कोई ब्लड निकलना या निप्पल का अलग अंदर धँस जाना या बगल में कोई दूसरी गाँठ होना। अ, तो अनफॉर्च्युनेटली हमारी अ, देहातों में अभी भी कैंसर हायर स्टेजेस में पाया जा रहा है क्योंकि हम उतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसका कोई एज ग्रुप भी है? क्योंकि हमने आज तक देखने को मिलता है कि छोटी उम्र में भी गाँठ हो जाती है ब्रेस्ट में। डेफिनेटली सी ब्रेस्ट कैंसर की हमें गांठ और कैंसर में पहले डिफरेंस पता करना होगा। गांठ जो होती है वो कैंसर हो सकती है और वो कैंसर नहीं भी हो सकती है। जब भी आपको अपने ब्रेस्ट में एक गांठ महसूस हो तो कृपा करके आप अपने जो ब्रेस्ट सर्जन है उनको अवश्य दिखाएं या अगर वो आपको कोई अल्ट्रासाउंड या एफएनएसी बोलता है तो उसे अवश्य कराएं क्योंकि कोई भी गांठ है कैंसर हो सकती है। ज्यादा संभावना है कि वो कैंसर ना हो बट वो कैंसर हो सकती है। सो यंग लेडीज में हमारे पास जो कॉमनेस्ट गांठ देखने को मिलती है वो सादी गांठ होती है जिसे फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। लेकिन यंग लेडीज में कैंसर भी देखने को मिलता है जो कि ज्यादातर हेरिडिटरी या जेनेटिक जिसका कॉज होता है। आजकल कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है और आम जन को ज़्यादा जकड़ रहा है। तो सर, इससे बचाव क्या हो सकते हैं? देखिए कैंसर जो इतना इंसिडेंस बढ़ रहा है उसको बचाने के लिए एक तो खान पान बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स या हेवी मेटल्स होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा केमिकल्स, डाइज जो यूज कर रहे हैं, ये केमिकल्स उसमें जो है वो केमिकल्स कई तरह के कैंसर को करती हैं। तो और किसी चीज की डेफिशिएंसी खाने में है तो वो तो आप बैलेंस डाइट से कर सकते हैं, बट बाकी चीजों को आप जो जंक फूड है ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सर, जो अनअवेयर होते हैं जो इन सब के बारे में कि जैसे ये खाना है, नहीं है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, तो सर उनके लिए जो नॉर्मल आमजन जो रह रहे हैं सर गाँव क्षेत्र में, उनको बचाव के लिए सर क्या करें? नहीं, देखिए उनके बचाव के लिए जैसे कोलन कैंसर विदेशों में होता है कि ज्यादातर रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा खाने से। तो हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली मोटे अनाज का ज्यादा प्रयोग है, तो मोटा अनाज सबसे अच्छा सेहत के लिए, उससे आपको कोलन कैंसर और ये नहीं हो। सिमिलरली जो आप नमक खाएं वो आयोडाइज सॉल्ट लें, उससे आपको थायराइड कैंसर में बचाव होगा। आप घी तेल चिकनाई का बैलेंस सेवन करें तो और तरह के कैंसर में बचाव, ब्रेस्ट कैंसर में बचाव होगा। तो और आप डाइज और ये अच्छी कंपनी का खरीदें ताकि उससे आपको ब्लैडर कैंसर और ये सब ना हो।
तो कुछ चीजें जो हम लोग को पता है जिनसे स्पेसिफिक कैंसर होता है, स्मोकिंग से जैसे लंग कैंसर होता है, तो जो चीजें पता है उनका सेवन हम अवॉइड कर सकते हैं। ओरल कैंसर जैसे होता है तंबाकू से, और उससे उसका सेवन कम। सर इसकी शुरुआत क्या मतलब जैसे वो कैंसर जैसे सब शुरुआत हुई तो तभी पता चल जाए तो उससे बहुत बचाव किया जा सकता है, तो क्या सिस्टम होते हैं सर इसकी शुरुआत की जाए? शुरुआत देखिए, हर ऑर्गन स्पेसिफिक जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें विदेशों में ये है कि 40 साल की ऊपर की जो महिला है उसको मैमोग्राफी हर 2 साल में एक बार कराना है। तो अगर 2 मिलीमीटर का कैंसर बनना शुरू होगा तो वो मैमोग्राफी में पकड़ में आ जाएगा। हमारे यहाँ चूंकि इसका प्रचलन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कैंसर 2 मिलीमीटर की बजाय 8 सेंटीमीटर का कैंसर लेके लेडीज आती है। तो जो लेडीज अफोर्ड कर सकती हैं 40 साल के ऊपर, उनको मैमोग्राफी हर 2 साल में करानी चाहिए। जी। छोटी उम्र में भी आज तक ब्रेस्ट में गांठ देखने को मिल जाती है, तो क्या वो सिस्टम होते हैं सब कैंसर के? नहीं, वो छोटी उम्र में जो गांठ होती है वो आमतौर से सादी गिल्टी होती है, फाइब्रो एडिनोमा बोलते हैं उसको। लेकिन फिर भी हमने जो यंगेस्ट ब्रेस्ट कैंसर देखा है वो 13 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर देखा है। तो इसलिए यंग एज में भी जो गांठ मिले उसकी जांच करा लें। अगर सुई की जांच में आता है कि ये बिनाइन है तो उसको रख भी सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं, लेकिन जांच कराना जरूरी है। तो ये मत सोचें कि ब्रेस्ट कैंसर यंग में नहीं हो सकता है, तो इसलिए हर गांठ की जांच होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि थायराइड 2 टाइप की बीमारी हो सकती है, एक तो हार्मोनल और एक स्ट्रक्चरल, मतलब थायराइड में गांठ होना। हम पहले हार्मोनल बात कर सकते हैं कि थायराइड एक हार्मोन निकालता है जिसको थायराइड हार्मोन बोलते हैं। अगर वो कम निकालेगा तो हाइपोथायरायडिज्म हो जाएगा। ठीक है? अब हाइपोथायरायडिज्म में थायराइड हार्मोन आपका नॉर्मल फंक्शनिंग, जैसे आप क्या कर रहे हो, सब कुछ जो फंक्शनिंग बेसल मेटाबॉलिक जो होता है वो सब थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। और हार्मोन अगर कम कंप्लीट होगा, कम सिक्रीट करेगा, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे थकान होना, वजन बढ़ना, जिसको आप बोल रहे हो फूल जाना, और साथ में फिर बाल झड़ना या थकान लगना, मरीज ऊपर स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पाता, ऐसे हो जाता है, बिल्कुल फूला जैसा उसकी बॉडी लगती है, तो ऐसे हाइपोथायरायडिज्म जिसको बोलते हैं। और ये बहुत ही इजीली ट्रीट हो सकती है। एक थायराइड हार्मोन की गोली देनी है मरीज को और उससे वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो हार्मोन की ट्रीटमेंट की जो दवाई होती है उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। आम जन में ये थोड़ी भावना रहती है कि ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। यही सबको अपने मरीज को बोलती हूँ कि थायराइड की गोली तो मैं भी ले रही हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर छोटी-छोटी सी गोली ले रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी तो क्या प्रॉब्लम है? आपकी बॉडी ठीक चल रही है ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि गोली का साइड इफेक्ट है, कब तक चलेगी गोली? पर थायराइड हार्मोन है, वो सप्लीमेंट है, मतलब जो बॉडी आपकी नहीं बना रही हम ऊपर से दे रहे हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर सही डोज़ पे मिल रही है तो। तो आपने बताया था कि 2 तरह के थायराइड होते हैं, तो अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं क्या? हाँ, दोनों का ऑपोज़िट मान लो। इसकी अगर है कि बिल्कुल थकान होना, तो उसमें मरीज़ को ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना, पैल्पिटेशन होना, पतला होना, भूख ज़्यादा लगना, तो ये सब हाइपरथायरायडिज़्म के, इसका मतलब थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है। वैसे नमक का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या थायराइड में? थायराइड हार्मोन जो ये सब बीमारी हाइपोथायरायडिज्म और आयोडीन डेफिशिएंसी जो बोलते हैं, जिसमें घेंगा हो जाता है, ये सब आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता था। तभी सरकार ने ऐसे रखा है कि आयोडीन सॉल्ट बनाना, आयोडाइज़ सॉल्ट। तो आयोडाइज़ सॉल्ट का अगर आप सेवन करेंगे तो ये आपको नहीं होगा। शहर में अब ये बीमारियाँ नहीं दिखती हमें ज़्यादा, वो सब हमें गाँव में दिखेंगी, स्पेशली जो माउंटेन एरियाज़ हैं, एग्ज़ैक्टली, जैसे गोंडा एरिया हो गया, ये सब में थोड़ा-सा ना जो आपके हिली एरियाज़ के वो है, उसमें मिलता है।